नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जो अभी तक हमारी क्लास चल रही थी वो एनवायरनमेंट की चल रही है। एनवायरनमेंट पे हम लोग पारितंत्र के प्रकार पढ़ रहे थे। जहाँ तक संभवतः मेरी 5 या 6 क्लास हो चुकी है। तो पारितंत्र के प्रकार में हमने जो भी 3-4 प्रकार देखे थे उसमें एक प्रकार देखा था हमने जलीय पारितंत्र, ठीक है। उसी के एक प्रकार में क्या था समझिएगा, पहले पिछली चीज़ों को रिमाइंड करा रहा हूँ। जलीय पारितंत्र, ठीक है। इस जलीय पारितंत्र के हमने 3 रूप बताए थे, याद करिएगा पिछली क्लास को। पहला क्या था? पहला था स्वच्छ जल पारितंत्र, ठीक है। और दूसरा था संक्रमणकालीन पारितंत्र और तीसरा सागरीय था। ध्यान दीजिएगा, सागरीय था और क्या था? संक्रमण कालीन पारितंत्र था, ठीक है। तो इन तीनों में हमने बताया था कि स्वच्छ जल पारितंत्र कौन सा रूप था, बहता हुआ स्थिर जल बताया था आपको। फिर सागरीय में हमने कई रूप बताए थे, जिसमें सागरीय में क्या हमने बताया था आपको? कोरल रीफ बताया था, ठीक है, कि हम कोरल रीफ पढ़ेंगे इसी में। और संक्रमणकालीन में हमने आपको क्या बताया था? आर्द्र भूमि बताया था, ठीक है, मैंग्रोव बताया था और क्या बताया था आपको? ज्वारनद मुख बताया था, ठीक है। इन सब चीजों को देखना, ज्वारनद मुख बताया था, ठीक। ये था हमारे क्लास का सिनॉप्सिस जो पिछली क्लास में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे संक्रमणकालीन पारितंत्र के तीनों सेगमेंट की। पहला आर्द्र भूमि, फिर मैंग्रोव, फिर क्या पढ़ेंगे? ज्वारनद मुख, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा चीज़ों को, उसके बाद फिर इसकी फ्रेमिंग करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे क्लास हमने PCS 2019 के एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी ले चुका था और ये सारे वीडियोज़ हमारे पड़े हुए हैं। लेकिन उस समय और अब में काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ संभवतः कल से मेरी क्लास पूरा का पूरा ओवरऑल डिपेंडेंट रहेगी PCS 2021 पे। एथिक उसकी शुरू होगी, इतिहास की। इतिहास और इन दोनों को साथ में ख़त्म करने के बाद हम फिर ज्योग्राफी पे एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यही नोट करते हैं। तो आज हम बात किसकी करेंगे? आर्द्र भूमि की। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, ठीक। अब इसकी परिभाषाएं अगर आप लोग किसी बुक में पढ़ोगे तो कई तरह की परिभाषाएं हैं। कोई कहता है कि दलदल भूमि को भी आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, पीठ भूमि को शामिल किया गया है, पंक भूमि को शामिल किया गया है, स्थिर जल और अस्थिर जल को भी शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, इसके लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, उसमें एक परिभाषा निकल के आई थी। तो उस कन्वेंशन के आधार पर इस परिभाषा को क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो इस तरह से बनाया गया है कि आप किसी भी भूमि को, जो हमने बताया अभी तक, पीटी, पंक, स्थिर जल, गतिमान जल, जो भी हमने बताया, उस परिभाषा को यूटिलाइज करके आप चेक कर सकते हो। जैसे रामसर कन्वेंशन में क्या कहा गया कि ऐसा भूभाग जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से, ठीक है, ऐसा भूभाग जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से प्रतिवर्ष जल में डूबा हो, ठीक। अब याद आया क्या है? ऐसा भूभाग जहां का बड़ा हिस्सा, ठीक है, बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष, एक लिमिट भी की गई, प्रतिवर्ष लगभग 8 माह तक, आगे बताएंगे, प्रतिवर्ष लगभग 8 माह तक जल में डूबा हो। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों की क्या होती है? अधिकता होती है। वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? आर्द्र भूमि कहलाते हैं, ठीक। यहाँ की जैव विविधता भी अधिक होगी, क्योंकि जैव विविधता के दृष्टिकोण से आर्द्र भूमि कहा जाता है काफ़ी संवेदनशील होता है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि इसमें विशेष प्रकार की वनस्पति या विशेष प्रकार के जीव ही आर्द्र भूमि पर उगते और फल फूलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का ये क्या होता है? आवास केंद्र होता है। और अगर बात करें इसी में फैक्चुअल की, तो अगर फैक्चुअल की बात करें तो फैक्चुअल में हो जाएगा कि USA का जो एवग्लेडस है, ठीक है, एवरग्लेडस है या एवग्लेडस, जो भी इसको पढ़ो, वो सबसे बड़ा, फ्लोरिडा में है, वो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है पूरे विश्व का, ठीक है। ये हो गया जानने वाली चीजें, ये कहानी हो गई इसकी। और जानने वाली चीजें क्या थी आपकी? रामसर कन्वेंशन पूछता है किससे रिलेटेड है? आर्द्र भूमि से है। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल हो गई। बाकी ये जो हमने बताया आपका फैक्ट हो गया। अभी क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हम इसकी फ्रेमिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि हमें पढ़ना क्या है इसके लिए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के पहले हम एक उसकी फ्रेमिंग करते हैं।
आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक बात तो हमने जान ही लिया कि आर्द्र भूमि है क्या, आर्द्र भूमि है क्या। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका महत्व और इसका उपयोग क्या है। अगर ये कमी हो रही है आर्द्र भूमि तो कमी के कारण क्या है और संरक्षण के लिए प्रयास क्या किया जा रहा है। ठीक है, इसका महत्व या उपयोग। ठीक है, जो इसमें कमी आ रही है, कमी के कारण क्या है, या फिर आगे देख सकते हो कि संरक्षण के लिए प्रयास। प्रयास को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है, मतलब भारत क्या प्रयास कर रहा है और विश्व इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब क्या है आपको हमने समझा दिया और इसका महत्व क्या है, तो महत्व क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। जो हमने इसकी कहानी मूलभूत बताई कि ईरान के रामसर शहर में 1971 में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन में ये कहा गया था कि जहां वर्ष भर में 8 माह, वर्ष भर में कोई प्लेस 8 माह पानी से भरा रहता है या पानी में डूबा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल परिभाषा हो गई। जो उस परिभाषा के आधार पर अगर चेक किया गया तो पूरे विश्व में लगभग मुझे लग रहा है कि 1930 आर्द्र भूमियां पाई गई। ठीक है, और इसके आगे महत्व की बात करोगे तो इसका महत्व अपने आप में एक बड़ा हो जाता है। ठीक है, महत्व बड़ा हो जाने का मतलब कैसे हो जाता है कि इसका योगदान अपने आप में सांस्कृतिक सेवा में जाता है, इसका योगदान विनियमन सेवा में जाता है। ठीक है, देखते चलना, सांस्कृतिक सेवा में इसका योगदान है। ठीक है, विनियमन सेवा में इसका योगदान है। सांस्कृतिक में हम क्या करेंगे कि जो आर्द्र भूमियों से सामग्री हम लेंगे का मतलब मनोरंजन की चीजें लेंगे। ठीक है, सौंदर्य का साधन, सौंदर्य की सामग्री यहाँ से लेंगे, शैक्षिक सामग्री यहाँ से उठाएंगे, परंपरागत क्या कहते हैं जीवन निर्वाह यहाँ पे होता है आसपास में, तो ये चीजें क्या आएंगी, इसका सांस्कृतिक महत्व हो जाएगा। अब विनियमन महत्व में क्या होगा, लाभ हमें क्या प्राप्त होता है इससे, जैसे मृदा अपरदन से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण होता है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, विनियमन में आएंगी। प्रदूषण नियंत्रण होता है, जलवायु विनियमन होता है, और क्या करता है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा करती है, तो ये विनियमन में आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो क्या, प्रोविजनिंग सेवा एक होती है, इसका उपयोग अपने आप में देखा जाए तो प्रोविजनिंग सेवा में भी होता है। इस सेवा के अंतर्गत क्या आता है, इस सेवा के अंतर्गत आता है भोजन लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, भोजन के साथ क्या करते हैं, ईंधन लेते हैं यहाँ से, फाइबर लेते हैं यहाँ से, बायोकेमिकल मिलता है हमको यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें प्रोविजनिंग सेवाएं होती हैं। या कह सकते हो कि जो चीज़ें हम यहाँ से भेजते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो चौथी होती है सहायक सेवाएं। सहायक सेवाएं का मतलब इस पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र को जो लाभ होता है, मतलब सहायक के रूप में जो चीज़ें मिलती हैं या दूसरों पर निर्भरता बढ़ाती हैं वो हो जाती है। जैसे दूसरे पारितंत्र के लिए मृदा निर्माण का काम करता है, दूसरे पारितंत्र के लिए परागण का काम करता है, दूसरे पारितंत्र के लिए क्या कहता है, जैव विविधता का काम करता है। जो जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं वो आर्द्र भूमियों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, आ जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि जैव विविधता के लिए आवास का एक केंद्र है आर्द्र भूमि। तो ये चीज़ें आपके समझ में मुझे लग रहा है आ गई होंगी आर्द्र भूमि को। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए तो इसको कैटेगराइज किया गया है आर्द्र भूमि को कि जरूरी नहीं है कि कहीं आप देख सको, अगर समुद्र है तो समुद्र के किनारे भी आर्द्र भूमियाँ हैं, समुद्र के बीच में भी है, समुद्र के दाएं बाएं भी है, या फिर ऐसा भी प्लेस हो सकता है जहाँ पानी समय समय पे एक जगह भरता हो। जैसे कि समुद्री या तटीय क्षेत्रों में किस तरह की आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो समुद्री या तटीय क्षेत्रों में बात किया जाएगा तो कोरल रीफ भी आर्द्र भूमि है, एस्चुरी भी आर्द्र भूमि है। ठीक है, लेगून भी आर्द्र भूमि है, मैंग्रोव भी आर्द्र भूमि है, ये सब समुद्र या तटों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। लेकिन अगर यही हमने बताया कि बीच में हो सकता है, मतलब अंतः स्थलीय भी हो सकती हैं। अंतः स्थलीय की पहचान कैसे करोगे, अंतः स्थलीय में क्या आ जाएगा, झील आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, अनूप आ जाएगा। अंतः स्थलीय का मतलब हो गया कि पूरा स्थल है और बीच में कोई ऐसा भाग है जो पानी से जल मग्न है। ठीक है, अंतःस्थलीय के बाद एक प्लेस और होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित आर्द्र भूमि कैसी होगी, मानव क्या करता है, तालाब बनाता है, ठीक है, एक्वाकल्चर बनाता है और कैनाल बनाता है। तो ये सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, मानव निर्मित आर्द्र भूमि हो जाएंगी।
तो ये हमारा क्या हो गया, क्या है इसका महत्व क्या है, और कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब कमी के कारण क्या है, कमी तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना इन्वायरमेंट में, तो कमियों को दो चीज़ों में डिवाइड करना, या फिर क्या कहते हैं संरक्षण के लिए या नुकसान हो रहा है तो दो चीज़ों में डिवाइड करना। जैसे हमने कि आपको पारिस्थितिक एवं पर्यावरण में बता दिया था, पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र की कमियों में बताया हुआ था कि अगर इसकी कमी की बात करें तो एक प्राकृतिक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित। मानव ऐसा क्या कर रहा है कि आर्द्रभूमि में कमी आ रही है, और नेचर ऐसा क्या कर रहा है कि आर्द्रभूमि में कमी आ रही है। तो मानव क्या कर रहा है, मानव कृषि वानिकी कर रहा है, खेत वनों को काट के खेत में परिवर्तित कर रहा है, मानव कृषि वानिकी कर रहा है, इससे इसको नुकसान हो रहा है। मच्छर नियंत्रण के लिए जल निकासी की जा रही है, इससे क्या कहते हैं नुकसान हो रहा है। ये सब काम कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। भूमि जल का अतिदोहन कर रहा है, ठीक है, कृषि वानिकी, भूमि जल का दोहन कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। और क्या कर रहा है, आर्द्र भूमियों का मानव खनन भी कर रहा है। ठीक है, आर्द्र भूमियों का मानव क्या कर रहा है, खनन भी कर रहा है। और अति मत्स्य के लिए पर्यटन गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है, अति मत्स्य मतलब मछली तेजी से मारा जा रहा है या पर्यटन गतिविधि हो रही, इससे कहीं ना कहीं मानव आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंच रहा है। अगर प्राकृतिक कारणों में देखा जाए तो क्या हो रहा है, प्राकृतिक कारणों में देखा जाए तो अगर समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है तब भी कहीं ना कहीं आर्द्रभूमि प्रभावित हो रही है। ठीक है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही, एक तो अपने आप से हमेशा कर सकते हो कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। फिर बाढ़ सूखा आ रहा है तब समस्या आ रही है, अपर्दन आ रहा है तब समस्या आ रही है। ठीक है, बाढ़ सूखा और अपर्दन, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आर्द्र भूमियों में कमी आ रही है। आगे अगर जाओगे इसके प्रयास और संरक्षण की बात करोगे तो प्रयास और संरक्षण में कभी भी आप लिखना तो एक फ्रेमिंग कर दे रहे हैं कि प्रयास अगर संरक्षण किया जाएगा चाहे वैश्विक स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, प्रयास, प्रयास में हमने दो कैटेगराइज किया था, एक राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत क्या कर रहा है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अगर किसी चीज़ के संरक्षण का प्रयास किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, तो पहली चीज़ें होगी कि जो बचा हुआ है उसको सुरक्षा की जाए और उसके बाद जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के लिए योजना तैयार किया जाए। देखो पहले चीज़ों को समझो, जो चीज़ें हैं बची हुई उसकी सुरक्षा की जाए और इस सुरक्षा के लिए बढ़िया सा क्या किया जाए, योजना तैयार किया जाए कि और भी चीज़ों को इसके योजना के अंतर्गत क्या कहते हैं लाया जाए और इनके लिए एक व्यापक सूची तैयार कर लिया जाए कि ये क्षेत्र फला फला जगह आते हैं जहाँ पे हमें इनके संरक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, और इनका फिर क्या किया जाए, प्रबंधन किया जाए। ठीक, इनका प्रबंधन किया जाए। आगे व्यापक सूची तैयार करने के बाद फिर इसके लिए कानून बनाए जाएं। अगर ज़्यादा क्षति हो रही है तो कानून बना के क्या किया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। ठीक, ये हो गया दोनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए और राष्ट्रीय स्तर के लिए। अगर कानून बनाने के बाद अगर यहाँ पे अनुसंधान की ज़रूरत होती है तो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, नहीं होती है तो नहीं दिया जाए। अगर अनुसंधान में रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत होती है तो रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाए। ये हो गया प्रयास में कि किसी भी चीज़ में आप किस तरह का प्रयास कर सकते हो। भारत क्या कर रहा है, भारत में NWCP चल रहा है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 115 आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया गया है और उनके प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है कि उनकी सुरक्षा किया जाए, योजना तैयार करके प्रबंधन किया जाए, व्यापक सूची तैयार करके उनको संरक्षण किया जाए। जहाँ पे जघन्य चीज़ें होंगी वहाँ पे कानून के अंतर्गत संरक्षण किया जाए, उसके बाद अनुसंधान किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बता दिया 1971 में सम्मेलन हुआ था इसके संरक्षण के लिए ईरान में कैस्पियन सागर तट पर। ठीक है, कैस्पियन सागर तट पर, जिस प्लेस का नाम क्या था, रामसर था। ठीक है, तो उसमें भी अगर रामसर सम्मेलन हुआ होगा तो उसमें भी क्या बात की गई होगी, यही सारी चीज़ें बात रखी गई होंगी। और क्या कहते हैं, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित हो, हमेशा किससे है,
वेटलैंड से है। कब मनाया जाता है वेटलैंड दिवस? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था? 2 फरवरी को मनाया था। तो आपके ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एक साथ तैयार हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा रूप है मैंग्रोव, उसको हम पढ़ेंगे। फिर मैंग्रोव के बाद ज्वारनदमुख पढ़ेंगे। फिर सागरी में जाएंगे, हम क्या पढ़ेंगे? कोरल रीफ ही पढ़ेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी PCS 2021 के लिए, ठीक है। धन्यवाद।